So in this chapter, we'll start with your excretory products and their elimination. So this is the third chapter that will study about animal physiology. ठीक है. So इसमें जैसे हम देखते हैं आपका obviously जैसे बेसिक इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी वेस्ट कौन से होते हैं, डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट एनिमल्स में कौन से होते हैं. ठीक है. इसके अलावा हम किडनीज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, पीसीटी, लूपोफेनिन, डीसीटी. ठीक है. तो ये सब हम इसमें देखेंगे. तो सबसे पहले अगर हम जैसे एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात करें, ठीक है ना, इफ यू टॉक अबाउट एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है, तो जैसे कुछ एनिमल्स में दे एक्सक्रीट अमोनिया, कुछ आपके एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, और कुछ एक्सक्रीट करते हैं आपका यूरिक एसिड. ठीक है. सो जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके अमोनोटैलिक. ठीक है. उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके अमोनोटैलिक. दोस्त एक्सक्रीट यूरिया, उसे हम बोलते हैं हम आपके यूरियोटैलिक. और जो यूरिक एसिड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आपके यूरिकोटैलिक. ठीक है. सो डिफरेंट आपके एक्सक्रीटरी क्या होते हैं, वेस्टेज होते हैं. ठीक है. सो कुछ आपके अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं जिन्हें हम मोनोटैलिक बोलते हैं, कुछ यूरिया जिन्हें हम यूरियोटैलिक बोलते हैं, और जो कुछ यूरिक एसिड जो उन्हें बोलते हैं हम यूरिकोटैलिक. ठीक है. तो इन सब में जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है वो अमोनिया है. ठीक है. क्योंकि इसको रिमूव करने के लिए सबसे ज्यादा वाटर चाहिए. अगर हम टॉक्सिसिटी का ऑर्डर देखें, अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, उसके बाद यूरिया, और सबसे कम कौन सी आपकी, यूरिक एसिड. ठीक है. तो जनरली अगर हम बात करें जो आपके एक्वेटिक बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं, जैसे अगर हम अमोनोटैलिक की बात करें तो जनरली जैसे आपकी बोनी फिशेज होगी, बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस. ठीक है. बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स. ठीक है. ये सब क्या होते हैं, आपके अमोनोटैलिक. एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स. ठीक है. ये सब क्या होते हैं, आपके अमोनोटैलिक, क्योंकि ये सब क्या एक्सक्रीट करते हैं, आपका अमोनिया. बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स. ठीक है. ऐसे जैसे अगर हम बात करें आपका यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक. ठीक है. तो जो आपके मैमल्स हैं, ठीक है ना, मैमल्स हो गए, वो एम्फीबियंस जो टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैरीन फिशेस, एम्फीबियंस एंड मैरीन फिशेस. ठीक है. ये सब क्या होते हैं, यूरियोटैलिक. ठीक है. मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैरीन फिशेस. ठीक है. ऐसे अगर हम यूरिकोटैलिक की बात करें, जो इसमें आपके रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं. ठीक है. आपके लैंड स्नेल्स आते हैं. ठीक है. रेप्टाइल्स, बर्ड्स, we have land snails and we have your insects and insects. ठीक है. तो मतलब जनरल आप क्या याद रख सकते हो, वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं. ठीक है. क्योंकि सबसे ज्यादा वाटर आपको चाहिए होता है अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए. ठीक है. जो जितना ज्यादा टॉक्सिक होता है उसको एक्सक्रीट करने के लिए उतना ही ज्यादा आपको वाटर चाहिए. तो बेसिकली जैसे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं. यूरिया जो है उसको रिमूव करने के लिए थोड़ा वाटर कम चाहिए. ठीक है. तो ऑब्वियसली यूरिया जो है वो आपका क्या हो गया. सो जो मैमल्स होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं. और यूरिक एसिड मतलब ये वो जैसे बर्ड्स हो गए जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. जैसे बर्ड्स हो गया, तो बर्ड्स जो है वो, क्योंकि यूरिक एसिड जो होता है वो सबसे कम टॉक्सिक है, और इसको रिमूव करने के लिए सबसे कम क्या चाहिए होता है, आपको वाटर चाहिए होता है. ठीक है. एक तो मेन आपने ये इसमें याद रखना है. ठीक है. इसके अलावा ये जो हम बेसिकली एक नाम टर्म बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर जो हम बात करते हैं वो ऑस्मोलैरिटी की.
कि हमारे अंदर या डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है। ऑस्मोलैरिटी है कि कितने उसके अंदर जो भी ऑस्मोल्स होते हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे अगर हम जनरल बात करें, जो ऑस्मोलैरिटी ऑफ फ्रेश वाटर होती है, ठीक है ना, ऑस्मोलैरिटी ऑफ फ्रेश वाटर वो होती है आपकी लेस देन 50 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ऑस्मोलैरिटी ऑफ फ्रेश वाटर, ऑस्मोलैरिटी ऑफ फ्रेश वाटर कितनी होती है आपकी, दैट इज इट इज अराउंड बेसिकली लेस देन 50 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। तो मतलब ये शो कर रहा है कि जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है क्योंकि फ्रेश वाटर में आपके सॉल्यूट्स कम होते हैं। ऐसे अगर मैं आपको कहूँ ऑस्मोलैरिटी ऑफ सी वाटर, ऑस्मोलैरिटी ऑफ सी वाटर, तो ये होती है आपकी 1000 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 1000 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। तो अलग अलग जो फ्रेश वाटर की ऑस्मोलैरिटी कम होती है, सी वाटर की ज़्यादा होती है। ऐसे अगर हम अपनी बात करें कि ह्यूमन जो ब्लड है, ठीक है ना, कि ह्यूमन जो ब्लड है उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, तो ह्यूमन ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो होती है आपकी दैट इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। ये हमारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है। ऐसे अगर ह्यूमन यूरिन की बात करें तो उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है दैट इज बेसिकली 1200। तो ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है आपकी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। सो मतलब जो ह्यूमन यूरिन है वो हाइपरटोनिक है एज कंपेयर टू ह्यूमन ब्लड, ठीक है। सो ह्यूमन यूरिन इज हाइपरटोनिक, ह्यूमन यूरिन इज हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू ह्यूमन ब्लड, ठीक है। तो ह्यूमन यूरिन इज हाइपरटोनिक, is hypertonic as compared to human blood, to human blood, ठीक है। सो ह्यूमन यूरिन इज हाइपरटोनिक, ठीक है। तो ये मैंने आपने इसमें ऑस्मोलैरिटीज याद रखनी है। तो इसे यही होता है कि जो फ्रेश वाटर में रहता है वो सी वाटर में नहीं रह पाता, जो सी वाटर में एनिमल्स रहते हैं वो फ्रेश वाटर में नहीं रह पाते। तो उसके रीजन यही होता है कि ऑस्मोलैरिटी में डिफरेंस है, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे ना हम दो टर्म्स यूज करते हैं, एक होते हैं ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स। ऑस्मो कॉन्फॉर्मर क्या होते हैं कि जो अपनी ऑस्मोलैरिटी को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग विद द मीडियम। जिस भी वो मीडियम में जाते हैं उसके हिसाब से वो बेसिकली जो ऑस्मोलैरिटी होता है उसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे वो होते हैं जो रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करने का क्या मतलब है कि बाहर जैसी भी कंडीशंस हो बट अंदर की जो कंडीशंस होती हैं वो आपकी क्या रहती हैं, आपकी सेम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक होते हैं ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स, तो नाम से पता लग रहा है कॉन्फॉर्मर्स मतलब जो चेंज हो जाते हैं। अगर बाहर की कंडीशंस चेंज हुई तो इंटरनल कंडीशंस भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। सो बेसिकली change they change the osmolarity of change the osmolarity of body fluids according to osmolarity of the medium, according to osmolarity of the medium in which they live, in which they live, ठीक है। तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, जो ऑस्मोलैरिटी को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो टू ऑस्मोलैरिटी ऑफ मीडियम इन विच दे लिव, ठीक है। सो एग्जांपल क्या है इसका, we have marine invertebrates, some
फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स, comma, some freshwater invertebrates, and hagfish, ठीक है। hagfish क्या होता है आपका? वर्टिब्रेट। hagfish इज ए वर्टिब्रेट, ठीक है। तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? विच चेंज द osmolarity of body fluids according to the osmolarity of the medium in which they live, ठीक है। तो उसे बोलते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर, ठीक है। दूसरी जो टर्म हम यूज करते हैं वो होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर, ठीक है। दूसरी क्या टर्म होती है? ऑस्मो रेगुलेटर। तो ऑस्मो रेगुलेटर वो होते हैं जो नहीं चेंज करते। ऑस्मो रेगुलेटर्स वो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, whose internal osmolarity remains constant and does not change according to the medium, तो इसमें जैसे एग्जांपल है मोस्ट वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट हैगफिश, ठीक है। हैगफिश जो है वो है तो वैसे वर्टिब्रेट, बट वो ऑस्मो कन्फर्मर होती है। बट मोस्ट ऑफ द जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके ऑस्मो रेगुलेटर्स। मोस्ट वर्टिब्रेट्स आर ऑस्मो रेगुलेटर्स, ठीक है। तो एक्सेप्ट हैगफिश, ठीक है, एक्सेप्ट हैगफिश, ठीक है। जो हैगफिश है वो किसका एग्जाम्पल है आपका? इट इज एग्जाम्पल ऑफ योर ऑस्मो कन्फॉर्मर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट हैगफिश, So next we have that is main excretory structures in animals. Main excretory structures in animals. ठीक है। तो जैसे इसमें हम सबसे पहले जैसे बात करें, वी हैव योर दैट इज प्लाज्मा लीमा एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये होती है प्रोटोजोआ में, प्लाज्मा लीमा एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये किसमें होता है आपका? प्रोटोजोआ। दिस स्ट्रक्चर इज इन प्रोटोजोआ, ठीक है। ऐसे ही फ्लेम सेल्स या जिन्हें बोलते हैं हम सोलिनोसाइट्स, ठीक है। सेकंड क्या आपके पास? फ्लेम सेल्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपके? सोलिनोसाइट्स। ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं आपके इन प्लैटीहेलमिन्थेस, दैट इज योर फ्लैटवर्म्स, ठीक है। ये किसमें प्रेजेंट होते हैं आपके? प्लैटीहेलमिन्थेस। उनमें आपके फ्लेम सेल्स होते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास होता है रेनिट सेल, RENET, रेनिट सेल।
ये प्रेजेंट होते हैं आपके एशकी हेलमेंथिस विच आर योर राउंड वॉर्म्स, एशके हेलमेंथिस। फ्लेम सेल्स होते हैं प्लेटी हेलमेंथिस में, रेनेट सेल होते हैं आपके एशके हेलमेंथिस में, ठीक है। ऐसे ही जैसे हम बोलते हैं आपका मेटानेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडियाज होते हैं एनेलिड्स, एनेलिड्स दैट इज योर जैसे अर्थवॉर्म, मेटानेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया आर excretory organs in annelids, annelids that is your earthworm. Then next we have that is Malpighian tubules, Malpighian tubules, ये प्रेजेंट होते हैं आपके आर्थ्रोपोडा या इंसेक्ट्स में, so these are present in arthropoda, that is insecta, Malpighian tubules, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं कोक्सल ग्लैंड्स, ठीक है, ये भी आर्थ्रोपोडा में होते हैं बट स्पेसिफिकली अरेक्टिनिडा, ठीक है। वी हैव हियर दैट इज कोक्सल ग्लैंड्स, कोक्सल ग्लैंड्स, तो ये ग्लैंड स्पेसिफिकली किसमें होती है आपकी, दैट इज इन आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में योर अरेक्निडा, अरेक्निडा। ऐसे एक होती है आपकी ग्रीन ग्लैंड्स जिसे हम एंटीनल ग्लैंड्स बोलते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनल ग्लैंड्स, ये प्रेजेंट होती हैं आपकी, ये भी आर्थ्रोपोडा में क्रस्टेशियंस के अंदर, एंटीनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये किसमें प्रेजेंट होती है आपके, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा, दैट इज बेसिकली योर क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन, crustaceans that is in prawn, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली योर ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये मेन आपको याद रखने हैं, जैसे प्रोटोजोआ, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, मेटानेफ्रीडिया में मेटानेफ्रीडिया आपके एनालिड्स में होते हैं, बाकी माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, जनरली इंसेक्टा, कोक्सल ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है। ऐसे एक होता है ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ऑर्गन ऑफ बोजेनस या जिसे हम बोलते हैं आपका दैट इज योर एंड केबर्स ऑर्गन, ठीक है। सो वी हैव ऑर्गन ऑफ बोजेनस, बोजेनस एंड दैट इज योर केबर्स ऑर्गन। तो ये किसमें प्रेजेंट होता है, इट इज इन बेसिकली योर मोलस्का, ठीक है। ये किसमें होता है आपके मोलस्का में, ठीक है। तो जैसे एनिमल किंगडम आप पढ़ते हो ना, तो एनिमल्स में आप ऐसे ही पढ़ते हो, सबसे पहले आपके जैसे पोरिफेरा होते हैं, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, देन वी हैव दिस एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है। तो ये जैसे जैसे हम क्लासीफाई करते हैं एनिमल्स को, उस हिसाब से उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन बता रखे हैं, ठीक है। ऐसे जैसे अगर हम बात करें जो जैसे एक दो टाइप की किडनी की भी हम बात करेंगे, एक होती है मीजोनेफ्रिक, एक होती है मेटानेफ्रिक, ठीक है। तो एक किडनी हम क्या बोलते हैं, मीजोनेफ्रिक। तो मीजोनेफ्रिक जो किडनी होती है ये लोअर वर्टिब्रेट्स में होती है, जैसे फिशेस और एम्फीबियंस के अंदर मीजोनेफ्रिक किडनी ये प्रेजेंट होती है आपकी लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स दैट इज फिशेस एंड एम्फीबियंस, ठीक है। फिशेस और एम्फीबियंस में कौन सी किडनी होती है आपकी, मीजोनेफ्रिक, ठीक है। लेकिन अगर हम रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो उनमें बेसिकली जो किडनी होती है दैट इज योर मेटानेफ्रिक, ठीक है। तो मेटानेफ्रिक किडनी किसमें होती है, जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं, मेटानेफ्रिक।
So that is basically present in higher vertebrates, reptile, birds and mammals. Higher vertebrates. ठीक है, तो हायर वर्टिब्रेट्स में क्या आते हैं आपके रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. बर्ड्स एंड मैमल्स. ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन याद रखने हैं. ठीक है, और जैसे बेसिकली अभी हम अगर जैसे हम किडनीज की बात करें, ठीक है, तो किडनीज का जो ओरिजिन है वो होता है आपका मेसोडर्मल. ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर मेनली हमने जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ही पढ़ना है, तो किडनी का जो ओरिजिन है वो क्या होता है आपका मेसोडर्मल. किडनीज आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ किडनी, तो आपका क्या आंसर होगा, किडनीज आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन. ठीक है, तो अभी जो फिलहाल हमने पढ़ना है वो ह्यूमन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है. ठीक है ना, क्योंकि जैसे हमारे अंदर पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, वी हैव यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ठीक है, तो हमने जो बेसिकली अभी पढ़ेंगे दैट इज अबाउट ह्यूमन. ठीक है, सो ये जो हमने डायग्राम शो करा किसका आपका, दैट इज अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज. ठीक है, किडनीज के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसमें क्या बोलते हैं आपकी एडिनल ग्लैंड. ठीक है, so this is your adrenal gland. This is we have your pair of kidneys. इसके अलावा जो ये होता है इसे बोलते हैं हम आपकी that is a renal vein. One we have a renal artery. Renal artery. So we have a pair of ureters. So this is a ureter. Then we have urinary bladder and we have your urethra. Urinary bladder and urethra. ठीक है, तो ये बेसिक जो हमारे अंदर आपका सिस्टम प्रेजेंट होता है. ठीक है, और एक चीज जो मैंने आपको बता दी कि जो बेसिकली ओरिजिन है, ठीक है, एक तो ओरिजिन मैंने आपको बताया कि मेसोडर्मल है, और हमारे अंदर कैसी किडनीज होती हैं आपकी, दीज आर मेटानेफ्रिक किडनीज. ठीक है, कौन सी होती हैं ये, मेटानेफ्रिक किडनीज. किडनीज. ठीक है, और अगर हम किडनीज की लोकेशन की बात करें कि किडनीज बेसिकली कहां पर प्रेजेंट होती हैं, सो once they are located, one point is that they are located on the posterior wall of abdominal cavity. Okay, so kidneys are located on the posterior wall of abdominal cavity. On either side of vertebral column at the level of vertebral column at the level of T12 to L3. ठीक है ना, ये जो हमारे अंदर वर्टिब्रे होते हैं, द thoracic 12 to lumbar 3. ठीक है, तो वहां तक ये आपका बेसिकली क्या होता है, एट दिस लेवल तक होती हैं, T12 to L3. ठीक है, सो अभी जैसे हम पढ़ेंगे, क्योंकि किडनीज के अंदर
बेसिकली जो होते हैं, हम जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, उसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, सो अभी पढ़ेंगे नेफ्रॉन को भी डिटेल में। ठीक है, क्योंकि नेफ्रॉन भी जो होते हैं वो आपके अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ नेफ्रॉन जो होते हैं जिसको बोलते हैं, कुछ होते हैं आपके जक्स्ट्रा मेडुलरी, कुछ होते हैं आपके कॉर्टिकल। ठीक है, तो पढ़ेंगे इसके बारे में कि अलग अलग टाइप के हमारे अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ होते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी, कुछ क्या। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, तो इसमें जैसे किडनी में जैसे जो एक कैप्सूल होता है बाहर की तरफ, जैसे बाहर वाले पार्ट को हम कोर्टेक्स बोलते हैं और अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेडुला। ठीक है, तो इसमें जैसे आप देख रहे हो ये माइनर कैलिक्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये जब सारे मिलके जो कैलिक्स बनाते हैं उसमें मेजर कैलिक्स, इनमें पिरामिड्स होते हैं। ठीक है, रीनल पेल्विस होता है आपका। इसके अलावा बेसिकली ये जो पार्ट है किडनीज में, इनमें नेफ्रॉन्स होते हैं और इनसे जो भी बेसिकली जो फिल्ट्रेट वगैरह बनता है तो वो पास आउट होके यूरेटर के पास जाता है, फिर आपके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है। ठीक है, और यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, रीनल आर्टरी है जो कि बेसिकली आपका क्या करता है, रीनल आर्टरी वो ऑक्सीजन को लेके आती है, और रीनल वीन जो होती है वो बेसिकली क्या करती है आपकी, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। सो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे आपके दैट इज नेफ्रॉन, क्योंकि नेफ्रॉन क्या होती है आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सो नेफ्रॉन्स आर structural and functional units of kidney and functional units of kidney। ठीक है, सो अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो देयर आर अराउंड 1.2 मिलियन नेफ्रॉन इन वन किडनी। 1.2 मिलियन नेफ्रॉन इन वन किडनी, नेफ्रॉन इन वन किडनी। सो 1.2 मिलियन नेफ्रॉन इन वन किडनी। ठीक है, इसके अलावा जो नेफ्रॉन है उसमें टू पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है आपका दैट इज रीनल कार्पसल। ठीक है, नेफ्रॉन में देयर आर टू पार्ट्स, वन इज रीनल कार्पसल जिसे हम क्या बोलते हैं आपका माल्फीजियन कार्पसल, रीनल कार्पसल और माल्फीजियन कार्पसल। माल्फीजियन कार्पसल। और दूसरा पार्ट जो हम बोलते हैं दैट इज योर बेसिकली योर जो टिब्यूल पार्ट होता है। ठीक है, एंड टिब्यूल। ठीक है, टिब्यूल में अभी जैसे पीसीटी होता है, जो भी आपका लूप ऑफ हेनले और डीसीटी आता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं मेनली, रीनल कार्पसल और माल्फीजियन कार्पसल। ठीक है, जो रीनल कार्पसल होता है उसके अंदर बेसिकली आपका एक तो ग्लोमेरुलस आता है और एक आपका बोमेन कैप्सूल। ठीक है, इसमें क्या आता है आपका ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल, प्लस बोमेन कैप्सूल। और जो टिब्यूल वाला पार्ट है उसमें पीसीटी आता है आपका, लूप ऑफ हेनले आता है और डीसीटी, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल। और जो टिब्यूल वाला पार्ट है उसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले और आपका डीसीटी, और आपका क्या आता है डीसीटी। ठीक है, इसके अलावा जैसे कलेक्टिंग डक्ट भी होता है बाद में, वो सारा पार्ट किसमें आता है आपका दैट इज इन टिब्यूल। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ेंगे कि जो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन आता है उन चीजों पे आता है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है और डिफरेंट जो किडनी के पार्ट्स हैं वहां पर किस किस चीज की अब्जॉर्प्शन होती है, कौन सा बेसिकली किसका अलग अलग जो ऑस्मोलैरिटीज जो होती है, जो नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, कहाँ पर कौन वाटर के लिए परमेबल है, कौन
आयंस के लिए परमेबल है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो जनरली जैसे अगर हम डायग्राम बनाएं, तो जैसे ये आपका हम शो कर देते हैं कि जैसे ये एक, सो दिस इज बेसिकली अ बोमन कैप्सूल। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपका टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे एक होता है एफ्रंट एरिट्रियोल जो ब्लड को किडनीज के पास लेके आता है, एफ्रंट एरिट्रियोल, और एक होता है आपका जो लेके जाता है उसे बोलते हैं ई फ्रंट, ई फ्रंट एरिट्रियोल। तो इसे हम क्या बोलते हैं आपका ग्लोमेरुलस विच इज योर tuft of capillaries. So this is glomerulus, which is your tuft of capillaries. Glomerulus. Tuft of capillaries. ठीक है, तो यहां से जैसे बेसिकली आपका पीसीटी, ठीक है, तो यहीं से आपका क्या आता है पीसीटी, जैसे मान लो ये हमने शो कर दिया आपका पीसीटी विच इज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, सो दिस इज पीसीटी। इसके बाद होता है आपका लूप ऑफ हैनले। ठीक है ना, सो वी हैव ए लूप ऑफ हैनले, उसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे डिसेंडिंग पार्ट होता है और आपका असेंडिंग पार्ट होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले एंड असेंडिंग। ठीक है, उसके बाद होता है आपका डीसीटी विच इज योर डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद जो मेन हम शो करते हैं दैट इज योर लूप ऑफ हैनले। सॉरी, उसके बाद क्या होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो पहले पीसीटी, देन वी हैव योर लूप ऑफ हैनले, डीसीटी एंड देन वी हैव कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं आपका दैट इज बोमन कैप्सूल। तो अभी मैंने आपको बताया कि बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिलके आप क्या बोलते हो, मालफिजियन कार्पसल। ठीक है, ये होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। Then we have, this is, we call it descending loop of Henle. Then we have ascending loop of Henle, ascending loop of Henle. Then we have your DCT. ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर जैसे हम अलग अलग पार्ट में जो जो भी रोल होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमारा जो बेसिकली बनता है जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है ना, क्योंकि जो एक तरह से मैकेनिज्म होता है यूरिन फॉर्मेशन का, उसमें सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, फिर ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं इनमें रीअब्जॉर्प्शन भी होती है, कुछ पार्ट्स में सीक्रीशन होती है, और फिर होता है वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक किडनी के अंदर आपके 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, तो दोनों किडनीज में मिला के कितने हो गए आपके 2.4 मिलियन। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे दैट इज योर मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, सो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया वी हैव 4 स्टेप्स। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, कि सबसे पहले आपका क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन।
सेकंड वी हैव दैट इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ये जो अलग अलग ट्यूब्यूल्स होते हैं वहां पर रीअब्जॉर्प्शन होती है और कुछ जगह पर आपकी सिक्रीशन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, और एक जो होता है दैट इज योर वाटर कंजर्वेशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन and fourth step we have that is water conservation। water conservation, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो हमने पढ़ना है दैट इज अबाउट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो कहाँ पर होती है, आपकी मालफीजियन कार्पसल, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के जो बेसिकली जो फिल्ट्रेशन होती है उसमें फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है या अलग अलग टाइप के आपके बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन कि उसमें कौन कौन से टाइप के आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या कौन कौन से सबसे पहले लेयर्स होती हैं। सो फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ glomerular membrane। of glomerular membrane, ठीक है। तो इसमें जैसे अलग अलग लेयर्स होती हैं, जैसे एक सबसे पहले जो लेयर हम जो बोलते हैं दैट इज एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। एंडोथीलियम क्या होता है ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है। जैसे मान लो हमने इसको, जैसे यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स भी होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं आपके, ठीक है। सो वन लेयर वी हैव दैट इज glomerulus, endothelium of glomerulus, then we have a basement membrane, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जैसे उसमें हम ऐसे शो कर सकते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और उसके बाद जैसे बेसिकली आपका देर आर पोडोसाइट्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपके फूड सेल्स। बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं आपके पोडोसाइट्स, ठीक है। सो फर्स्ट लेयर वी हैव दैट इज योर एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, या जो कैपिलरी है, एंडोथीलियम ऑफ, जब ग्लोमेरुलस में हमने बेसिकली कैपिलरीज की बात करी ना, तो वी कैन राइट एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस और कैपिलरी हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो लेयर होती है वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। दूसरी कौन सी होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और थर्ड जो बेसिकली जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम बेसिकली और पोडोसाइट्स, या कई जगह लिखा होता है फिल्ट्रेशन स्लिट्स, फिल्ट्रेशन स्लिट्स, ठीक है। सो दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स होते हैं यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स, और स्पेसिफिकली उन्हें हम क्या बोलते हैं आपके फूड सेल्स, फूड सेल्स, ठीक है। सो जैसे जो भी आपका यहाँ से ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है ना, जो भी इट हैज टू पास थ्रू दीज थ्री लेयर्स, ठीक है ना। जो ब्लड प्लाज्मा है उसको इन तीन लेयर्स को पास करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो भी बनता है उसे हम क्या बोल देते हैं आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है ना। तो दिस इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ बेसिकली ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो उसमें तीन टाइप के जो हमने यहाँ पर बताए कि एक तो एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस या कैपिलरी, दूसरा क्या होता है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा क्या होता है फिल्ट्रेशन स्लिट्स, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है, अलग अलग टाइप के ना प्रेशर्स होते हैं जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जिनका रोल होता है, ठीक है। एक होता है आपका ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ठीक है। एक होता है आपका ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और एक होता है आपका कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीन टाइप के प्रेशर्स की बात करेंगे कि जब फिल्ट्रेट बन रहा होता है तो उस टाइम पे तीन टाइप के प्रेशर ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट नेम इज
3 प्रेशर्स की हम बात करेंगे। तो पहला जो प्रेशर होता है उसका नाम होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है दैट इज, जिसे हम लिखते हैं GHP, विच इज 60 mm Hg, 60 mm ऑफ मर्करी। दूसरा जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम लिखते हैं BCOP, विच इज योर 32 mm ऑफ मर्करी, 32 mm ऑफ मर्करी, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। और ये जो होता है दैट इज बेसिकली 18 mm ऑफ मर्करी, 18 mm ऑफ मर्करी, ठीक है। तो ये 3 टाइप के प्रेशर जो होते हैं वो आपके बेसिकली होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर जैसे एक मैंने आपको बताया ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, एक मैंने आपको बताया ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक मैंने आपको बताया कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। सो जो सबसे पहले हमने लिखा है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इट इज द ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस, ठीक है। जो सबसे पहले हमने बताया ये क्या आपका ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस, ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस, ठीक है। दूसरा जो हमने बात करी दैट इज ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ग्लोमेरुलाई में ये वो एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रेशर exerted by plasma proteins in glomeruli, plasma proteins in glomeruli. This is the pressure exerted by plasma proteins in the glomeruli, in glomeruli, in glomeruli. उसे हम क्या बोल देते हैं आपका ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये अपोज करता है, जैसे ये जो होता है ना ये पॉजिटिव प्रेशर है कि फिल्ट्रेट बने, बट ये जो होता है अभी जैसे ये नेगेटिव प्रेशर है, ये अपोज कर रहा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का जो प्रेशर है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये उसको अपोज कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। दैट इज ऑल्सो, ये मतलब ये भी नेगेटिव है, दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द filtration membrane, or basically pressure exerted against the filtration membrane by the filtrate in Bowman capsule, by the filtrate in Bowman capsule during filtration, ठीक है। मतलब ये भी अपोज करता है, ठीक है। तो अगर हम नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात करें तो नेट होगा आपका GHP माइनस BCOP माइनस CHP, ठीक है। तो नेट जो फिल्ट्रेशन प्रेशर आएगा वो कितना आएगा आपका, दैट इज इट हैज टू बी 10 mm, ठीक है ना, क्योंकि जो नेट फिल्ट्रेशन जो बेसिकली प्रेशर है उसका जो फॉर्मूला है इट इज GHP माइनस BCOP प्लस योर CHP। तो GHP आपका कितना है, दैट इज 60 माइनस 32 प्लस 18,
तो 60 माइनस 50 कितना आ गया आपका, इट हैज टू बी 10, ठीक है। तो नेट इफेक्टिव प्रेशर कितना आ गया आपका 10, ठीक है, 10 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो मतलब जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो एक तरह से पॉजिटिव प्रेशर है कि जो फिल्ट्रेट बनाने में हेल्प कर रहा है, बट बाकी जो दोनों प्रेशर है वो आपकी क्या है, नेगेटिव है, जब बेसिकली वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को बनने में क्या कर रहे हैं, उसको अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने बेसिकली क्या बात करी कि आपका क्या बनता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। अभी तक हमने क्या बात करी, क्या बनता है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्या बनता है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना है, ठीक है, तो अगर जैसे इसकी हम कॉम्पोजिशन की बात करें, सो इट इज ब्लड प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स, ठीक है। जैसे ब्लड प्लाज्मा में आपके सेल्स नहीं होते, तो ब्लड प्लाज्मा में से आप प्रोटीन्स को निकाल दो, तो वो है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, मतलब वाटर होंगे, आयंस होंगे, वो सब कुछ प्रेजेंट होगा, बट प्रोटीन्स नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे एल्ब्यूमिन्स होते हैं, ग्लोबुलिन्स होते हैं, वो सब आपके इसमें नहीं होंगे, ठीक है। अगर हम डेली प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे अंदर 125 ml पर मिनट इतना फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 1 मिनट में बन रहा है, तो अगर हम बात करें, क्योंकि अगर पर डे की बात करें, ठीक है ना, तो पर डे के अंदर ऑब्वियसली 125 24 आवर्स है और हर आवर में 60 मिनट्स हैं, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 180 लीटर्स, ठीक है। तो इतना जो फिल्ट्रेट जो होता है वो डेली बनता है, ठीक है। लेकिन जैसे हमें पता है यूरिन जो बेसिकली अगर हम डेली यूरिन की बात करें तो वो 1 से 2 लीटर आता है, ठीक है। तो यूरिन प्रोडक्शन है 1 to 2 लीटर, ठीक है। तो बाकी मतलब 99.9% आपकी रीअब्जॉर्प्शन ही हो जाती है, ठीक है, क्योंकि फिल्ट्रेट जो बना है वो आपका 180 लीटर बना है, लेकिन जो यूरिन होता है वो सिर्फ 1 to 2 लीटर्स होता है पर डे, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे एक दो टर्म्स और होती हैं, जैसे एक तो चलो हम बोलते हैं GFR, जिसे हम क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एक होता है रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है ना, कि कितना ब्लड के पास प्लाज्मा पहुंचता है, ठीक है। एक तो हम बोलते हैं GFR, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और एक होता है हमारे पास रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है ना। सो GFR इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड RPF इज रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है। तो GFR जैसे भी मैंने आपको बताया वो कितना होता है 120 ml, ठीक है। लेकिन जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो होता है आपका 700 ml, वो कितना होता है आपका 700 ml, ठीक है। सो ऑब्वियसली जो 700 प्लाज्मा जो पहुंचा आपकी किडनीज के पास, उसमें से सिर्फ 125 ml आपका फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक और टर्म बेसिकली जो बेसिकली लिखते हैं जिसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो होता है दैट इज जस्ट द रेशियो कि प्लाज्मा बेसिकली मतलब जितना आपका फिल्ट्रेट बना है बाय प्लाज्मा, ठीक है। सो फिल्ट्रेशन योर फ्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आपका कितना बना है 125 ml, ठीक है, और प्लाज्मा कितना पहुंचा था किडनीज के पास 700 ml, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन होता है इट कम्स आउट टू बी 0.17, ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 0.17, ठीक है। तो अब जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में मैं आपको एक जैसे एक पॉइंट बताऊं, ठीक है। जनरली क्या होता है जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो आपके पास ना अलग अलग टाइप के डेक्स्ट्रांस हैं, ठीक है ना, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डेक्स्ट्रांस, ठीक है। जैसे एक है मान लो कैटाइनिक, पॉलीकेटाइनिक, ठीक है, एक है आपका न्यूट्रल और एक है पॉलीएनाइनिक, ठीक है। डेक्स्ट्रांस शुगर्स टाइप होती हैं, तो एक है पॉलीकेटाइनिक डेक्स्ट्रान है, ठीक है, एक है न्यूट्रल जिसपे कोई चार्ज नहीं है, और एक मैंने आपको बताया पॉली एनाइनिक, ठीक है। ये तीन टाइप के क्या आपके पास डेक्स्ट्रांस है, ठीक है। सो बेसिकली अब होता क्या है, जैसे मान लो आपकी जो फिल्ट्रेशन होनी है, ठीक है ना, जो मान लो फिल्ट्रेशन हो रही है, तो एक तो क्वेश्चन ये आता है कि अब ये तीन टाइप के डेक्स्ट्रांस हैं तो किसकी फिल्ट्रेशन सबसे फास्ट होगी, ठीक है। एक तो चार्ज के बेस पे, दूसरा साइज, चलो साइज में तो हमें पता है कि जो स्मॉल होगा
उसकी फिल्ट्रेशन जो है वो फास्ट होगी, जिसका स्मॉल मतलब डायमीटर होगा। ठीक है, चलो डायमीटर का तो हमें पता लग ही जाता है कि डायमीटर कम है तो उसकी फिल्ट्रेशन ईजिली हो जाएगी। ठीक है, स्मॉल डायमीटर वाले की ईजिली हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या आपको एक ही पॉइंट बस याद रखना होता है कि जो हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, या आपने एज ए नोट या इसको हमेशा आप याद रख लेना कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है इट बियर्स नेगेटिव चार्ज। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बियर्स नेगेटिव चार्ज, मेम्ब्रेन बियर्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर आपकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो सबसे पहले किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को। ठीक है, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है मैंने कह दिया कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो सबसे पहले किसको अट्रैक्ट करेगी? आपके कैटाइंस को। तो इसके मतलब सबसे पहले जो फिल्ट्रेशन होगा वो कैटाइंस का होगा, जो पॉलीकैटाइनिक है सबसे पहले उनकी फिल्ट्रेशन होगी, उसके बाद न्यूट्रल की होगी, और उसके बाद क्योंकि अब एनायन है, ठीक है सॉरी सबसे पहले कैटाइंस की होगी क्योंकि कैटाइन से पॉजिटिव चार्ज है, फिर न्यूट्रल की, और जैसे एनाइन पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो उनकी फिल्ट्रेशन सबसे क्या होगी? स्लो होगी। ठीक है, तो अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बेसिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पे क्या चार्ज होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इट हैज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि मैंने वही बताया ना कि यहाँ पर आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो। ठीक है ना, आपने क्या करनी है? फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर आपके अलग अलग टाइप के डेक्स्ट्रांस हैं। ठीक है, तो जो सब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पे मैंने आपको बताया नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑब्वियसली जो कैटाइंस हैं उनकी फिल्ट्रेशन सबसे पहले होगी, उसके बाद न्यूट्रल, और उसके बाद आपकी एनाइंस की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एक पॉइंट जो पढ़ेंगे दैट इज रेगुलेशन। ठीक है ना, बेसिकली रेगुलेशन ऑफ योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो इसमें जैसे दो मैकेनिज्म होते हैं, एक हम बोलते हैं मायोजेनिक रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर apparatus और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो दो टाइप के मैकेनिज्म की बात करते हैं, एक तो होता है आपका मायोजेनिक मैकेनिज्म और एक होता है आपका दैट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर मैकेनिज्म। मायोजेनिक मैकेनिज्म and one we have that is juxtaglomerular apparatus, juxtaglomerular apparatus। ठीक है, तो अगर हम मायोजेनिक मैकेनिज्म की बात करें तो जैसे मान लो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, ब्लड प्रेशर अगर आपका इंक्रीज हो गया तो बेसिकली क्या होता है, जो आपकी एफरेंट एरिट्रोल है, ठीक है, एफरेंट एरिट्रोल जो होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ठीक है, एफरेंट एरिट्रोल कंस्ट्रिक्ट, reducing the constrict reducing the blood flow to glomerulus, blood flow to glomerulus। ठीक है, मतलब एफरेंट एरिट्रोल जो है मतलब जिसमें ब्लड को ग्लोमेरुलस के पास लेके आना है, क्योंकि अब ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो एफरेंट एरिट्रोल उसको ब्लड फ्लो को कम कर देती है। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरी होती हैं जो इफरेंट एरिट्रोल होते हैं वो आपकी उसका उसमें वो डायलेट हो जाती हैं। ठीक है ना, जो जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा ही है तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है मतलब एक तो जो फ्लो आना है, जो ब्लड आना है, जो एक तरह से या जो प्लाज्मा आना है उसके फ्लो को कम कर देते हैं। ठीक है, और जो ईफ्रेंट जब ब्लड प्रेशर जैसे जब बढ़ा ही हुआ है तो उस टाइम पे जो ईफ्रेंट एरिट्रोल होता है वो डायलेट करता है। ठीक है ना, डायलेट होने से क्या होता है कि आपका जो बेसिकली ब्लड टू फ्लो आउट। ठीक है, तो डायलेट होने से तो ईफ्रेंट एरिट्रोल डायलेट and allow blood to flow out more easily, blood to flow out
मोर इजली। मतलब किडनीज में प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए ना। देखो किडनीज में एक बात है कि आपका जैसे उसकी एक कैपेसिटी है कि इतने प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर से ब्लड आ रहा है तो फिल्ट्रेट बना रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ज्यादा प्रेशर से किडनीज के पास जाएगा तो उसको फिल्ट्रेट भी ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो जिसने ब्लड को लेके आना है आपके ग्लोमेरुलस के पास, वो उस फ्लो को कम कर देता है, ठीक है ना, कि कम ब्लड जाए। और जो बेसिकली ऑलरेडी ब्लड है, डायलेट होने से क्या होता है कि उसको जो इट अलाउ ब्लड टू फ्लो आउट मोर इजली, ठीक है। ये तो मेनली होता है माइजेनिक, ठीक है। बट जो मेन मैकेनिज्म होता है वो होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। क्योंकि इसमें ना तीन टाइप के सेल्स होते हैं। एक जो बोलते हैं, जिसे बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। ये अभी पढ़ेंगे ना, इसका मैकेनिज्म होता है कि कैसे बेसिकली एपरेटस काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर एंजाइम बनाते हैं जिसे बोलते हैं रेनिन, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे इसी बाद में सिस्टम, जिसे हम रास सिस्टम बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। बट अभी फिलहाल आप जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर बेसिकली एपरेटस, ठीक है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं दैट इज ऑफ, इसमें होते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, रेनिन। ये वाले सेल्स क्या बनाते हैं आपका, रेनिन, ठीक है। और ये एक तरह से बेसिकली सिस्टम तब काम करता है जब ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म होता है, जैसे मान लो जब ब्लड प्रेशर कम हुआ तो रेनिन बनता है, ठीक है। रेनिन क्या करता है, एक कंपाउंड होता है एंजीटेंसिनोजन, एंजीटेंसिनोजन। रेनिन उसको पहले ब्रेक करा देता है एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। एंजी एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1। फिर बनता है एंजियोटेंसिन 2। और ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ये वेसो कंस्ट्रिक्टर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्टर, ठीक है। मतलब ये सिस्टम तब काम करता है जब ब्लड आपका प्रेशर क्या हो रखा है, कम हो रखा है, ठीक है। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ने रेनिन बनाया, रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाया, फिर 2 बनाया। जो 2 है वो वैसो कंस्ट्रिक्टर है, तो वो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये किसका काम होता है आपका, रेनिन का, ठीक है। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो रेनिन बनाते हैं वो तब रिलीज होता है जब ब्लड प्रेशर कम होता है, ठीक है। ऐसे एक होता है मैक्यूला डेंसा, ठीक है। वो मतलब जब नीड नहीं है रेनिन की तो वो रेनिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। दूसरे सेल्स कौन से होते हैं, मैक्यूला डेंसा, they inhibit renin production. What they do, they inhibit renin production, they inhibit renin production, मैक्यूला डेंसा, ठीक है। और एक और सेल होते हैं जिसे बोलते हैं हम योर मेसेंजियल सेल्स, ठीक है। सो ये दोनों से कनेक्टेड होते हैं और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, मेसेंजियल सेल्स, ठीक है। सो दे connected to both juxtaglomerular cells and macula densa, and macula densa and mediate communication between the two, and mediate communication between the two mesangial cells, ठीक है। तो ये एक तरह से एपरेटस होता है, क्योंकि मैंने वही बताया ना कि बेसिकली जो ब्लड प्रेशर है उसका मेंटेन रहना जरूरी है, क्योंकि जो नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होता है तो उस हिसाब से किडनी पर इफेक्ट पड़ता है। अब आप ही सोचो कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो किडनी के ऊपर प्रेशर ज्यादा है कि उसको फिल्ट्रेट है वो ज्यादा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक लेवल तक ही काम करती है ना किडनीज भी कि हाँ भाई जो नॉर्मल मैकेनिज्म चल रहा है। अब ब्लड प्रेशर कम है तब भी बेसिकली कम रेट से ब्लड आपकी किडनीज के पास जा रहा है तो जो रेट ऑफ रिमूवल है वेस्ट का आपकी बॉडी से वो भी आपका डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए नॉर्मल रेट मेंटेन करना जरूरी है। तो बॉडी का अपना मैकेनिज्म है कि जब भी ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होता है तो उस हिसाब से वो आपका बेसिकली उसको रिस्पॉन्ड करता है ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा नॉर्मल हो और
बेसिकली जो किडनीज है वो नॉर्मल रेट के ऊपर फिल्ट्रेशन कर सके।